इस समय हमारे देश में 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। आप इस बार 2024 में किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? अब इसमें देखने वाली भी बात है, इसमें देखने और पूछने और सुनने वाली बात ही नहीं है। एक बार फिर मोदी सरकार। एक बार फिर मोदी सरकार। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अब इतना विकास पे अगर लोगों का अगर आँख नहीं खुलेगा तो इससे ज़्यादा क्या ही आदमी बोल सकता है। बहुत कुछ हुआ बनारस के लिए, ऐसा बनारस तो कभी था ही नहीं जब से हम देख रहे हैं। अच्छा, इस समय हमारी जो विपक्ष है वो कह रही है कि जैसे भारत से पूरी तरह से रोजगार खत्म कर दिया है भाजपा सरकार ने। इस पर आपको क्या कहना है? क्या चीज़ खत्म कर दिया? रोजगार को खत्म कर दिया गया है। अरे आप पढ़े लिखे होंगे तो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। सरकार को ख़त्म करने से तो कुछ हो नहीं जाएगा। अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे, आपके अंदर अगर हुनर रहेगा, काबिलियत रहेगा तो आप रोजगार पाएंगे ही पाएंगे। जैसे हमारे राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो प्रत्येक महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देंगे। उस पर क्या विचार है? अगर महिलाओं को पैसा देने से अगर उनकी सरकार आ जाए तो वो भी करके देख लें, महिलाओं को तो फ़ायदा ही होगा उससे। अच्छा, यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान हमारे देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। एनआरसी और इसको लेके भाजपा एनआरसी लाना चाहती है, इस पर विपक्ष भी विरोध करता है। इस पर क्या विचार है? जिस बारे में अगर आदमी अंदर तक न जाने, उसके बारे में बेकार की फालतू की टिप्पणी न करे तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर लोगों को उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, चाहे उस बारे में कुछ आधी अधूरी जानकारी है, तो आधी अधूरी जानकारी से लोगों को भ्रमित किया जाता है। अगर हमको किसी चीज़ की जानकारी न हो, हम उस चीज़ के बारे में बोले तो वो बेकार है। तो लोग आधी अधूरी अफवाहें फैला रहे हैं और कुछ नहीं है। जो होगा सही ही होगा। अच्छा, राहुल जी कहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो 8 लाख रोजगार, 38 लाख रोजगार देंगे। इस पर आपके क्या विचार है? 30 लाख का अनपढ़ों को ले जाएंगे, 30 लाख पढ़े लिखे रहेंगे तो इस सरकार में भी जाएंगे, और नहीं पढ़े लिखे रहेंगे तो उस सरकार में भी नहीं जाएंगे। अच्छा, राहुल गांधी जी का कहना है कि हमारे देश में इस समय मोदी हर एक चीज़ को प्राइवेट कर रहे हैं, हर एक चीज़ को प्राइवेट कर रहे हैं, सरकारी संस्थाएं ख़त्म कर रहे हैं। इस पर आपका क्या विचार है? अगर प्राइवेट करने से चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो उसको करना ही चाहिए। अगर सरकार ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, पहले अपना परिचय दीजिए। पंकज राय। सर, आप किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं 2024 लोकसभा चुनाव? मोदी जी। क्यों? वो इस समय सबसे उचित व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री। जी, जैसे राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है, बनती है, तो आपको हम अमीर एक योजना लाएंगे, उसके तहत अमीरों से उनकी संपत्ति लेकर गरीबों में बांटेंगे। उस पर क्या विचार है? 1947 से लेके और 2014 तक उनकी ही सरकार थी। अगर कुछ पीरियड को छोड़ दिया जाए तो उनकी सरकार थी। कोई एक घटना बता दीजिए जिसमें किसी एक की संपत्ति लेके और किसी दूसरे को दे दिया गया हो। तो जो पिछला इतिहास होता उस पर कुछ तो विश्वास हमको भी करना है ना। तो हम कैसे मान लें इस बात को? कैसा वो कर देंगे? अच्छा, हमारा इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में आपके मुद्दे क्या है? आप किस मुद्दों के आधार पर इस बार अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे? हमारे लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप पिछले 10 सालों में कोई एक करप्शन का इशू रेज नहीं हुआ। जो 10 साल कांग्रेस में करप्शन ही करप्शन, सुन सुन के आदमी डर गया था, घबरा गया था। आप एक भी करप्शन बता दीजिए। अच्छा, जो अभी हम लोग देखे हैं कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और वहाँ पे सारे मुसलमानों को उठाकर ओबीसी में डाल दिया गया है। इस पर आपका क्या विचार है? जो ओबीसी में जाने लायक है आप उसको डालो। वो मुसलमान हो, हिंदू हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो उस चीज़ की आवश्यकता किसी को अगर है, कि रिजर्वेशन की आवश्यकता जिसको है, आप उसको दीजिए। अब अगर आईएएस है और वो ओबीसी है और उसको आप उसके बेटे को ओबीसी का रिजर्वेशन दे रहे हो तो ये गलत। बहुत सारे ऐसी जातियाँ थीं मुसलमानों में, जैसे पठान, खान, ये लोग जनरल में आया करते थे। इन लोगों को भी उठा के उन्होंने ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया है। हम वही चीज़ बोल रहे हैं आपसे ना फिर, कि वो अगर जनरल में आ रहा है, जनरल में हम भूमियार हैं, जनरल में आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ और ऐसे भी लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी कैसे कैसे जुगाड़ करते हैं, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब उनको आप ओबीसी में डाल के देते हो या कैसे देते हो, ये गवर्नमेंट की वो छोटे दायरे के होते हैं जात में। अगर मेरे माथे पे अगर जनरल कास्ट का लोगो लगा हुआ कि मैं भूमियार ब्राह्मण समाज से हूँ, अगर मेरे पे लगा हुआ है और मेरे घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी ना हो, तो आप उसको अगर ओबीसी में डाल दे रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसलिए कि उसके फ़ायदे की और हित की बात है वो।
तो ये मुद्दा बहुत कांग्रेस से ये सवाल पूछने पर वो कहते हैं कि मोदी जी ने EWS के तहत लोगों को 10% आरक्षण दिया हुआ है जनरल को। अब ऐसा तो मिला होगा, जिनको पता होगा, हमें तो नहीं पता। ये बुराई नहीं है। EWS अगर किसी को मिल रहा है तो उसमें बुराई क्या है, अच्छी बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर अपना परिचय दे दीजिए। परमेश्वर सिंह। सही सर, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारे देश में 2024 में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, आप किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि उन्होंने विकास के लिए बहुत कार्य किया है। बनारस के विकास के लिए बनारस का कायाकल्प कर दिया उन्होंने। मैं तो बाहर रहता हूँ 10 साल से, लेकिन जब भी मैं बनारस आता हूँ हर बार मैं कुछ नया देखता हूँ यहाँ पे। 2024 के लोकसभा चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है? बेरोजगारी एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन तब जब विपक्ष इसको सही से लोगों के सामने रखे। महंगाई मुझे लगता है कोई ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, बिकॉज महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, लोगों की आय भी उस हिसाब से बढ़ रही है। क्योंकि मैं तो नौकरी करता हूँ, तो मैं जिस हिसाब से मेरी सैलरीज बढ़ती है उस हिसाब से मेरी महंगाई बढ़ रही है। कुछ में प्रोपोर्शनेट इंक्रीज़ है, कोई ज़्यादा अलग इंक्रीज़ नहीं है कि महंगाई ज़्यादा बढ़ गई हो और लोगों की कमाई ज़्यादा ना बढ़ी हो। राहुल गांधी जी ने कहा है कि भाजपा सरकार ने सरकारी रोजगार को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, इस पर आपके क्या विचार है? सरकारों को रोजगार करना काम नहीं, सरकार का काम है गवर्नेंस करना। तो उनको गवर्नेंस करना चाहिए। रोजगार तो रोजगार का लोगों प्राइवेट लोगों का काम है, जो उनको करना चाहिए। सरकार का काम नहीं है रोजगार करना। और अच्छा, राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 30 लाख सरकारी रोजगार निकालेंगे, उस पर आपके क्या विचार है? वो जो 30 लाख सरकारी रोजगार निकालेंगे वो कितना एफिशिएंटली काम करेंगे, और दूसरा उसको सैलरी कहाँ से आएगी? टैक्स पेयर के पैसे से आएगी। टैक्स कौन देता है? हम आम जनता ही देती है। तो महंगाई वापस और बढ़ जाएगी। तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। सॉल्यूशन हुआ जब आप नया इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, जब नई आप नौकरियाँ जनरेट करते हैं। सरकारी नौकरी तो आप कभी भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको टैक्स पेयर का ही पैसा यूज़ करना पड़ेगा। तो वो तो आप एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में पैसा डाल रहे हैं, तो वो आप कोई मूलभूत विकास नहीं कर रहे हैं। ऐसा मेरा कांग्रेस पार्टी का कहना है, राहुल गांधी का कहना है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हमारी जो पैतृक संपत्ति है उसका 55% हिस्सा सरकार ले लेगी और 45% हमें देगी, और वो 55% वो गरीबों में बांटेगी। उस पर आपका क्या विचार है? पहली बात तो ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं है नहीं। दूसरा, अगर ऐसा करेगी भी तो ये गलत होगा, बिकॉज जो लोगों ने अपना पैसा कमाया है वो अपनी मेहनत से कमाया है। नहीं सर, आपने कहा कि उनके मैनिफेस्टो में नहीं है, बट राहुल गांधी जी के जो गुरु जी हैं सैम पित्रोदा, उनका कहना ये है, और उस पर आपका क्या विचार है? सैम पित्रोदा कुछ अलग ही नशा करते हैं। और ये देखिए, जो भी लोग अपनी संपत्ति अर्जित करके रखते हैं वो अपनी मेहनत की संपत्ति है। आप किसी तरह अनफेयर टैक्सेशन नहीं कर सकते ना। टैक्सेशन हमेशा फेयर होना चाहिए, जो सबके लिए एक बराबर हो। जो कोई अमीर है उसकी गलती नहीं है, वो अमीर है, उन्होंने मेहनत करी है, अपने जीवन का समय दिया है, तब वो पैसे अर्जित करके बैठे हैं। तो आप उसको एक झटके में ऐसा ले लेंगे तो ये तो फिर अनफेयर हो जाएगा लोगों के साथ। अभी सैम पित्रोदा ने रंग भेद की बात की थी हमारे देश के अंदर, जहाँ पे हम लोग मिलजुल कर रह के भाईचारे की बात करते हैं, वहाँ पे उन्होंने रंग भेद और इस सब के बारे में बात किया। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, ऐसा देश में ऐसी कोई भावना नहीं है, क्योंकि मैं तो बैंगलोर भी रह के आया हूँ 1 साल, और साउथ में चेन्नई भी था, और मैं यहाँ जयपुर में काम करता हूँ, मैं बनारस में आता रहता हूँ। तो मुझे बाई एंड लार्ज पब्लिक में नहीं लगता कि कोई रंग भेद का इशू है, बिकॉज साउथ में भी लोग ऐसा हमको अलग नहीं देखते। हम भी नॉर्थ में जो साउथ से लोग बच्चे पढ़ने आते हैं हम उनको अलग नहीं देखते, तो सब भारतीय हैं। तो ये सैम पित्रोदा के दिमाग में हो सकता है, लेकिन ऐसा जनता के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने कहा है ये क्या कहते हैं इसे, वोट जिहाद करने की बात कही है। उन्होंने जिहाद के तहत वोट देने की बात कही है कि भाजपा हटे और उनकी सरकार आ जाए। इसका क्या विचार है? ये उनका एक ट्रिक हो सकता है, बिकॉज जैसे आप देखो तो जो बीजेपी है उन्होंने एक तरह से संगठित करने की कोशिश की है हिंदू वोटर को। तो वो चाहते हैं कि चलो जो नॉन हिंदू वोटर है वो कम से कम उसको संगठित करके कुछ सीटें अपनी बढ़ा सकें। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये देखिए कितना काम करती है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है सर, और कांग्रेस ने वहाँ पे सारे मुसलमान भाइयों को ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया। इस पर आपका क्या विचार है? सारे मुसलमान भाइयों को ओबीसी में डालने से इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 27% ओबीसी कोटा है। ओबीसी जनता की पॉपुलेशन में ख्याल है 40% के आसपास होगी, तो वैसे ही अनफेयर है। आप और लोगों को ऐड कर जाओगे तो जो एक्चुअली ओबीसी पहले से हैं, मंडल कमीशन के बाद से जो ओबीसी बने हैं, उनके साथ अन्याय हो जाएगा। आप कोटा नहीं बढ़ा रहे हो, लोगों को बढ़ाते जा रहे हो, उसके अंदर लोगों को ऐड करते जा रहे हो, तो ये तो उनके साथ अन्याय हो रहा है ना, जो सही में पिछड़े हुए लोग हैं। कांग्रेस सरकार का कहना है कि अगर हम वो सरकार में आती है, चाहे विपक्ष का कहना है कि वो सब सरकार में आएगी, तो वो हमारे देश में जातिगत आरक्षण के लिए मतलब जातिगत जनगणना कराएगी, और उसके बाद लोगों को उस आधार पर आरक्षण देगी। मतलब है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत है। आरक्षण जो है वो आर्थिक रूप से होना चाहिए। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, और खासकर प्राथमिक चीज़ों में मिलना चाहिए, जैसे बेसिक एजुकेशन हो गई,
बहुत हायर एजुकेशन में नहीं मिलना चाहिए और जाति के आधार पर बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। बिकॉज हमारे पास कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है प्रूव करने के लिए कौन सी जाति कितनी है, या तो फिर हम उसका नेशनल वाइड सर्वे कराएं जो कि वो कह रहे हैं कराने के लिए, लेकिन उससे क्या होगा, उससे लोगों में भेद और बढ़ेगा। हम जैसे एक होकर रहते हैं भारत में, वो चीज़ नहीं रह जाएगी, फिर एक दूसरे में हम जातियों में और बढ़ जाएंगे जैसे हम ऑलरेडी बटे हुए हैं। तो इससे लोगों में गलत भावना फैलेगी। आरक्षण होना चाहिए आर्थिक आधार पर, जो आर्थिक रूप से अक्षम है उनको आप सक्षम बनाइए आरक्षण देके। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, थैंक यू सर। अपना परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम रमेश चंद्र यादव है। आप क्या काम करते हैं सर? सर मैं ट्रांसपोर्ट विभाग में काम करता हूँ। ट्रांसपोर्ट विभाग में काम करते हैं। सर इस समय जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, आप किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और क्यों? सर मैं राहुल गांधी को देखना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी को आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, ऐसा क्यों? सर राहुल गांधी एक्चुअली क्या है, इस समय देश में आर्थिक व्यवस्था इतनी ख़राब हो गई है, इसलिए मैं आर्थिक व्यवस्था की वजह से मैं राहुल गांधी को देखना चाहता हूँ। आपको लगता है कि इस समय हमारे देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा ये आरोप लगाती है भाजपा के ऊपर कि उन्होंने रोजगार को ख़त्म कर दिया है पूर्णतः? जी सर, ये तो सही है कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है। ये कांग्रेस सरकार में इतनी चरम सीमा पे नहीं थी जितनी आज है इस बीजेपी सरकार में। 2024 लोकसभा चुनाव में आपके क्या मुद्दे हैं जिसके आधार पर आप इस बार वोट डालेंगे? सर हमारा मुद्दा बिल्कुल ये है कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, ये मेरा मुद्दा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार में जितने भ्रष्टाचार सामने आए थे उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार बीजेपी सरकार में हुआ है? जी सर, ये बिल्कुल सत्य है कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार उससे ज़्यादा हुए हैं। सर आपको राहुल गांधी जी के ऐसे कौन से कार्य लगते हैं जो आपको लगता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे? सबसे बड़ा कि संविधान बचाने का, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है संविधान बचाने का। आपको लगता है कि संविधान हमारे खतरे में है? बिल्कुल हमारा संविधान खतरे में है इस समय। राहुल गांधी संविधान बचाने के चक्कर में है, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि संविधान बचाना है हमें। सब एनडीए गठबंधन बना हुआ है विपक्ष में, जो भाजपा इंडिया के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, उसमें कई सारी पार्टियां और कई सारे नेता मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सारे नेता मिलकर कोई अपने लिए एक नेता चुन सकते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि उसमें जितने भी नेता हैं सब प्रधानमंत्री के दावेदार हो, चाहे ममता बनर्जी जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव हो, सब अपने अपने प्रधानमंत्री का रूप में देखते हैं। नहीं सर, सबसे बेहतरीन हमारे लिए प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी जी हैं, सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री। संविधान कैसे खतरे में है? सर बीजेपी सरकार संविधान को बिल्कुल नहीं मान रही है, इसलिए संविधान हमारा खतरे में है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव में राम मंदिर एक अहम मुद्दा रहेगा भाजपा सरकार को वापस आने में? धर्म इसमें कोई बहुत मायने नहीं रखता है। धर्म तो अलग चीज़ है, धर्म को हम भी मानते हैं, मैं भी कृष्ण धर्म का रहने वाला हूँ, ठीक है, वो अलग चीज़ हो गया। धर्म अपनी जगह है, लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा, रोजगार, ये सबसे अहम मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब वो पूछ रहे बोल रहे ना कि संविधान खतरे में है, तो पूछे कैसे, तो बोले कि भाजपा नहीं मान रही है, तो कैसे नहीं मान रही है भाई? तो वो बोले केजरीवाल गिरफ्तार है, बोलेगा कि वो ये गिरफ्तार है, वो गिरफ्तार है, तो भाई वो तो कोर्ट कर रही है दिल्ली कोर्ट, वो तो मोदी थोड़ी नहीं कर रहा है। बोल सकते हैं, कुछ कैसे तुम बोल रहे कि संविधान खतरे में है? क्या मतलब, क्या हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर जैसा कि पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। कुंवर विक्रम सिंह। सर जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारे देश में 2024 के लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, आप किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और क्यों? देखिए, ये क्वेश्चन है किसको देखना चाहते हैं। एक अच्छे व्यक्ति को देखना चाहते हैं, झूठ फरेब फेंकने वाले से दूर रहना चाहते हैं हम लोग। आज आप पूरे देश की स्थिति देखिए, पूरे प्रदेश की देखिए, क्या स्थिति बनाए रखे हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। आज अभी हम गोदौलिया चौक से आ रहे हैं, 3 घंटा लग गया लंका पहुंचने में। यही उनका सुशासन प्रशासन का व्यवस्था है। सर योगी जी तो यहाँ के मुख्यमंत्री, हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? है ही नहीं, प्रधानमंत्री कोई लायक है ही नहीं।
आपकी नज़र में कोई लायक नहीं है? लायक नहीं है। आपको ऐसा मतलब क्यों लगता है कि इस समय हमारे देश में कोई प्रधानमंत्री बनने के लायक है ही नहीं? क्या हमारी सरकार आप पूछे इधर मोदी में क्या लायक है कि हम उन्हीं को दे, बताइए मोदी का क्या लायक है बताइए। सर वो तो आप बताएंगे। नहीं आप क्या कमी लगी? बताइए, आपने पूछा कौन है, कांग्रेस को टारगेट किया, आप बताइए मोदी को क्यों हम चुने? हम किसी को टारगेट नहीं कर नहीं रहे हैं, आप हम पूछे ना पूरे प्रदेश के पूरे कांग्रेस को लेकर, मतलब कौन है लायक? आपको पूरे देश में इतने सारे हमारे नेता हैं, अरविंद केजरीवाल नाम हैं। ले लेंगे तो वो बनेगा नहीं, किसी का नाम ले लेंगे तो वो बनेगा नहीं, जब भी बनेगा कोई दूसरा ही बनेगा। तो अभी कोई डिसाइड नहीं की है पार्टी कि नहीं यही अगला बंदा बनेगा, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार इस बार बनेगी। हम ये जानना चाहते थे कि आपके विचार से आपको ऐसा क्या लगता है कि आपको हमारे देश को सबसे अच्छे तरीके से कौन संभाल सकता है? हमारे देश को एक शिक्षित व्यक्ति संभाल सकता है, जो पढ़ा लिखा हो। का गठबंधन के उखाड़वा चला ले जा मर्दवा माई खटवा चला हमारे यहाँ। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति देश चला सकता है, जो खाली तेल साबुन का दाम बताए या गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाए या बताए कि घट गया है, वो देश नहीं चलाता है। गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा तो 4 साल तक 1000 रुपया 1100 रुपया दिए हो। सिलेंडर का दाम 1 मिनट आप सुनिए हमारी बात। 4 साल से 1100 रुपया दे रहे थे, चुनाव सर पे चढ़ा है तो तुम 800 लाए हो, तुम्हारे घर से जा रहा पैसा। वोट चाहिए ना उनको, वोट चाहिए इसलिए डाउन हुआ है। कहाँ है कांग्रेस में गैस सिलेंडर की क्या दाम थी आप बताइए? क्या सिलेंडर दाम था 340 रुपया, पेट्रोल की दाम क्या है? 72 रुपया था, 65 रुपया तेल था दाम, आज 110 प्लान है, केवल एक बिजनेस प्लान है, वोटिंग बिजनेस प्लान सर है। आपने कहा बिजनेस प्लान है। सर आपने कहा कि तेल महंगा हुआ है, आपने पेट्रोल की बात की। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी सरकार खत्म की थी तो उसमें 35 रुपए कुछ पैसा पेट्रोल था। बनाए थे ये बताओ। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब 2004 में गई तो उस समय हमारे पेट्रोल 2004 में गई, 2004 में। आज क्या है? उस समय हमारे पेट्रोल का दाम 35 रुपए कुछ पैसा था। जब 2014 में कांग्रेस सरकार गई उस समय 74 रुपए कुछ पैसा था। आज क्या है? आज आपको 94 रुपए पेट्रोल मिल रहा है। आप ये बताइए कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब थी तो उसमें कांग्रेस में दाम पेट्रोल का दाम 10 साल में दुगना हो गया था। इस समय कांग्रेस जिस दाम छोड़ गई थी उससे दुगना नहीं हुआ है। इस पर क्या विचार है भैया? ये बताइए कि आप किसान हैं? हैं? खेत हो? एक मिनट शांति भी। हाँ ठीक है, आपके पास खेत है? हाँ है। पहले कांग्रेस के सरकार में, सपा के सरकार में, चाहे अन्य सरकारों में क्या रेट धान की बिक्री होती थी और गेहूं की बिक्री होती थी? आप ये बताइए। समय के साथ उस समय क्या पॉपुलेशन थी ये पहले बताइए। नहीं रेट क्या हम बिक्री पहले पॉपुलेशन उस समय क्या थी, आज के डेट में पॉपुलेशन क्या है? धान की बिक्री महंगाई के हिसाब से पूरा रेट तय होता है। नहीं ये कहवाने से गैस का दाम बढ़ गया। मान लीजिए राशन का दाम आप बता रहे, गैस सिलेंडर क्या घर से लाते हैं? भाई घर से नहीं लाते हैं, महंगा खरीदेगा तो महंगा देगा। 300 रुपया में कैसे वो सरकार चलाती? फ्री के चक्कर में पाकिस्तान वाला हाल हो जाए। कैसे अपने घर से लगाती थी, वो भी जनता के पैसे से ही। नहीं जबरदस्त। उस समय लोग पढ़े लिखे हैं। सरकार का वादा था, लेकिन एक सीमा होना चाहिए ना। नहीं कोई सीमा नहीं, ऐसे सरकार हमें पसंद ही नहीं है यार। गठबंधन सरकार हमको पसंद है। अच्छा हाँ बताइए। 550 से 1000 1200 हो सीमा जाएगा। होनी चाहिए। एक सीमा होनी चाहिए ना भैया। 550 से 1200 रुपए, 1100, 1000, आज डाउन होके 1000 रुपए के समथिंग 800 रुपया भाई। अच्छा, पूरे 4 साल अच्छा, 4 साल से हम लोग को थकाए पड़े हुए 1100 और चुनाव आया था 8 साल। हमारे संग में रह के अभी तो चुनाव आ 2012 में भी यही रेट था, 2012 में भी यही रेट था। ये कोई नया रेट नहीं है, 2012 में भी यही रेट था। ये 2014 के बाद नहीं हुआ, 2012 में भी यही रेट था। 90 रुपये लीटर पेट्रोल था। जबरदस्ती क्या था, आप उठा के देख लीजिए, पढ़े लिखे हैं ना, उठा के देख लीजिए। हाँ है रिकॉर्ड। चलिए एजेंसी पे दिखाना पड़ेगा। एजेंसी जैसे लगा था आप चलिए। अरे तो जब जानकारी नहीं हो तो मत बोलिए। 2012 में भी 1120 रुपये टंकी पर सिलेंडर था, तब सब्सिडी भी नहीं मिलती थी। अब सब अपने लहर में है, कौन आए कौन नहीं आए। तो लहर में है तो इस बार गठबंधन सरकार बनने जा रही है। मोदी सरकार हिमालय जाएंगे, योगी बाबा मठ जाने वाले हैं। अच्छा। सभी गठबंधन प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई। ऐसा है
देखिए सुनिए, अगर मठ जा रहे हैं तो आप कृपया करके मठ की सफाई के लिए श्रमदान करिए। वो तो है ही है, हम लोग देते रहते हैं हमेशा श्रमदान हर मठ में। वो तो हम लोग का भी मठ है, मठ गढ़वा घाट। अच्छा। उतना दूर जाने की जरूरत नहीं तो हमको। गढ़वा घाट, अरे भगवान में आस्था रखिए। हम लोग किस चीज के लिए आस्था? शनिवार को बजरंग बली, बृहस्पतिवार को बृहस्पति महाराज। आप गढ़वा घाट में जाते हैं, कभी तो नहीं देखे। मेरे गांव का है गढ़वा घाट अरे आश्रम। मेरा हम घर है वो गढ़वा घाट, आपके गांव का वो मेरा घर है। अरे अच्छा। आपका घर होगा, हाँ। वो आश्रम हमारे गांव का है। हमारा घर है भाई, हम कह तो दिया आश्रम में हमारा घर है। अच्छा, कितने हमारा घर ज्यादा उसी में मरे हैं। कितने आश्रम की सफाई किए आप? हाँ? कितने- सेवा किए हम लोग, हमेशा सेवा करते रहते सेवा हैं। करने का ही रूप होता है। हाँ? कैसे सेवा करने का ही नहीं, रूप कैसे होता है। सेवा किया जाए? सेवा- गाजा वाला सिस्टम नहीं है भैया। देखा हमने सीधा साधा दाल चावल खाए वाला साधु हाई संत है। हाई सेवा करे वाला। अरे गेरुआ धारण करा जा। अरे गेरुआ का समय आएगा, वो भी धारण होगा। पहले समाज सेवा तो हम लोग भी कर ले। नहीं, कुछ एक पुण्य समाज इधर भी सेवा है, करने का कहा बाहर से बड़ा पुण्य कहीं नहीं मिलेगा। कुछ नहीं। जो जनता का सेवा करता है वही सबसे बड़ा पुण्य है। 4 जून को पता चल जाएगा कौन किसका सेवा करता है और कौन किसका सेवा नहीं करता है। वही तो 4 जून को सबका इंतजार है, ऐसा दिक्कत नहीं है इस। अरे ऐसा ये कंफर्म, ये मत सोचिए, यही रहेंगे। 400 पार। इस बार अगर 400 योगी पार। सरकार से यही एक अपील है कि धांधली वाला सिस्टम न करे, तानाशाही न करे। ये जब हारते हैं पार होंगे, हुई ही नहीं है। हैं प्रशासन आगे खड़ा करते हैं, लोगों को डरवाते हैं, वोट नहीं करने देते हैं। यही तो मोदी सरकार का चाल है। इसी से पता चला कि आप गाजा वाले बाबा है कि नहीं। आप खाओ कर रहे हैं, बताइए। सारी सरकारें, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक को इतना खर्चा गिरता है, जनता का पैसा सरकार अपने जेब से लाती है। चाहे वो किसी की सरकार हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो। और सारी सुविधाएं जनता जो वोट देती है, जिसके बल पे सरकार पे जब बन जाती है सरकार इनकी, तब ये जनता को नहीं समझते हैं। चाहे वो एक FIR किसी भी चीज़ उठा लीजिए, किसी भी मैटर पर, उस समय ये जब वोट रहेगा तो आपका सब सारी पार्टियां आएंगी, चाहे सपा बसपा सब आएंगी, बस वोट दीजिए। वोट के बाद आप बेकार हो गए, फिर 5 साल बाद आएंगे आपके पास वोट के लिए। जनता हित में कौन करता है बताइए ना। जब 450 सिलेंडर था तो बोलते थे, उस समय यही बोलते थे ना कि बहुत ही महंगाई। अब की बार भाजपा सरकार, आज सिलेंडर कितना हो गया? पेट्रोल बोले थे अगर 70 साल में 70 रुपये लीटर पेट्रोल था, तो अगर 70 साल भाजपा सरकार है तो पेट्रोल कितना हो जाएगा? इसका वो अंदाजा लगाइए। पेट्रोल की बात कर रहे हैं। पेट्रोल हर मामले पे सर 1 मिनट, आपने कहा पेट्रोल की बात, तो पेट्रोल पे जब भाजपा सरकार गई थी 2014-2004 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी, तो 35.5 रुपये पेट्रोल था। वाजपेयी से नेता कोई नहीं, तीनों तो नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, अब मुलायम सिंह यादव। अब मुलायम सिंह यादव क्यों, तो वो भी बता दें। जब सेना जब पार्थिव शरीर जो जाने लगा घर तक, वो मुलायम सिंह यादव का ही दिन था। उनकी बुराइयां दिखती, लेकिन उनकी अच्छाइयाँ नहीं दिखती हैं। कहीं ना कहीं अच्छाई होंगी। अगर 5 लाख लोग मर रहे हैं और जहाँ पे 10-12 लोग मर रहे हैं, तो क्या 5 लोग को मुआ देंगे क्या 5 लाख को? तो 12 ही को मुआएंगे। और अगर वो गलत है तो उनको जेल डालना चाहिए था। अच्छा, आप लोग क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को राम मंदिर का फायदा मिलेगा? 43 सीट मिलेगी भाजपा को, कोई नहीं रहेगा। उसके बाद चुनाव नहीं होगा, मत घबराइए। इस बार लास्ट चुनाव रहेगा, उसका चुनाव होगा कि नहीं करेगा। जैसे जो बच्चे युवक जो पढ़ लिख के आज बेरोजगारी घूम टहल रहे हैं, क्या है, माँ बाप पढ़ा लिखा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए ऋण कर्जा कर रहे हैं और बेरोजगार घूम रहे हैं। बच्चे ऑटो चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। बच्चे, माँ बाप 10-10 लाख 15-15 लाख रुपया पढ़ा लिखा के अपने बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे पढ़ लिख लें। आज बच्चे क्या कर रहे हैं? वो कलम फेंक देंगे और बंदूक उठा लेंगे। कलम फेंक देंगे, बंदूक उठा लेंगे। हम भी भाजपा ही हैं, भाजपा की ओर देखते हैं, लेकिन बेरोजगारी को देखें। अच्छा काम किए हैं, मंदिर बनवाएं, सड़क बनवाएं, सब कुछ बनवाएं, अच्छा काम है। गंगा जी साफ करवाएं, लेकिन कम से कम बेरोजगारी तो देखें। बच्चे कहाँ जा रहे हैं? आपने मिल रहा है, लेकिन नहीं मिल रहा है ना। जो जितना पढ़ेगा उतना ही उसको रोजगारी मिलेगा। जो जितना पढ़ेगा उसको रोजगारी उतना ही मिलेगा। जो जितना नहीं पढ़ेगा तो रोजगारी कहाँ से मिलेगा? हम मोदी जी तो बहुत कुछ किए हैं। मोदी जी पूरा एकदम देख, देश पूरा एकदम कहाँ चला गया, पहले कहाँ था। ये बनारस पहले कहाँ था, अब कहाँ चला गया है। और 80 घाट जो था, पहले 80 घाट जो था वो पूरा एकदम कचरा था 2014 से पहले। अभी 80 घाट भी बन गया है और ये पुल भी बन गया है, कितना सुंदर लग रहा है।
और कह रहे हैं बेरोजगारी के, तो आप खैनी खा रहे हैं, सुर्ती खा रहे हैं, बच्चे सबको यहीं सिखाएंगे खैनी सुर्ती खाने के, तो भी तो यहीं खाएगा ना, यहीं करेगा ना। तो पहले आप सुधरिए, पहले देश को सुधारिए, मतलब पहले अपना सुधरिए, फिर अपने बच्चों को सुधारिए, ठीक है। सर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि उनकी अगर सरकार आती है तो वो 30 लाख में सरकारी रोजगार देंगे, इस पर क्या विचार है? राहुल गांधी तो कुछ करेंगे ही नहीं या नहीं कर पाएंगे। जो करेंगे वहीं मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और यहीं योगी आदित्यनाथ जी हैं, वहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी से कुछ होने वाला नहीं है, और ना ये कुछ कर पाएंगे, समझ जाइए। क्या आपको मतलब विपक्ष में ऐसा कोई चेहरा नहीं दिखता जो मोदी जी को के खिलाफ खड़ा हो सके, प्रधानमंत्री के दावेदार बन सके? उनके खिलाफ कोई खड़ा होगा ही नहीं। क्यों खड़ा होगा? वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ खड़ा होगा। खड़ा भी होगा तो हार जा रहा है, वो भी हार जाएगा। आपको कौन से ऐसे कार्य लग रहे हैं जो मोदी जी को इस बार लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे? सब लोग मदद कर रहे हैं, सारा जनता मदद कर रही है। उनकी कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो आपको इतनी प्रभावी लगती हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री बनाएंगे? उनकी जितना भी योजना है ना, सब प्रभावित करती है। इनकी जहाँ जितना सीट है 400 पार जाएगा। अब देखिए क्या है कि आप चुप रहिए, आप इनसे पूछ लीजिए। पूछ रहे हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है, इसलिए पूछ रहे हैं। बता रहे हैं हम इसलिए कि देखिए मोदी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, उनके बारे में हम जान रहे हैं, इसलिए उनके बारे में बता रहे हैं। क्या समझे? कितना पैसा आ रहा है विश्वनाथ मंदिर में? 300 रुपये का दर्शन करते कितना पैसा आ रहा है? 300, 2100, 51,000। कॉरिडोर तो बहुत बढ़िया बना है, लेकिन जो उगाई हो रही है वो विश्वनाथ जी के चलते ही आप यहाँ पर खड़े हैं। क्या समझे? विश्वनाथ क्यों बताइए? देश में चाहे भारत में चाहे काशी में कंकड़ में ही शंकर बसे हैं। हमारे बाबू दादा इंडिया रह गए, इसीलिए ना कह रहे हैं। आप उनका आशीर्वाद है कि बाबू दादा आपके यहाँ पर हैं। उनसे आशीर्वाद से मोदी से क्या मतलब है? पहले दर्शन नहीं करते थे क्या हम? पहले दर्शन करते थे, कुल्की में जाते थे ना, छुए करते थे। अब तो छूने के लिए अब सोचना पड़ता है क्या व्यवस्था का। तुमने छुआ स्पॉट दर्शन? जनसंख्या बढ़ रहा है ना, हाँ, तो उसके लिए आप नियम और सिस्टम न लगेगा कि जैसे ही मनुष्य घुस जाइएगा। सब लोग को करना है ना, फिर उसको चलवाइए, एकदम बढ़िया विधिवत इनकम हो रहा है। क्या दिक्कत है? खजाना भी तो भरा रहा है। धर्म पे मत आइए, धर्म तो चलेगा ही। सनातन धर्म हम कहाँ भगा रहे हैं? हम कहाँ रहे धर्म खराब है? धर्म को थोड़ा हटा रहे हैं हम, तो धर्म का विरोध ही थोड़े ना हो गया। उगाई की बात कर रहे हैं। पैसा ना लगे दर्शन के लिए क्यों पैसा हम देंगे? आप मंदिरों की बात कर रहे हैं, मंदिरों में पैसा लगता है तो पर हमारे मंदिर जो है वो टैक्स भी भरते हैं। आपको पता होगा कि सरकार उससे पैसा लेती है। सरकार ले रही है, सरकार क्यों टैक्स? जो हमारे और मुसलमान भाई उनके मस्जिदों में जितने भी पैसे चढ़ते हैं उनका टैक्स तो नहीं है। तो सर क्यों मंदिर टैक्स देगा? नहीं देगा। सरकार क्यों ले रही है? ना ले, लेकिन सरकार तो लेती है। सरकार लेती है ना, मस्जिद में नहीं लगता है। अब मस्जिद से ले क्या लेती है? वो तो सारी सरकारें देती हैं दवा फ्री कराइए। बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाइए, देखिए आपका मैक्स से टाइप है। देखिए आयुष्मान कार्ड मैक्स से टाइप है, सर्च करिए ना, सर्च करिए मैक्स सुपर हॉस्पिटल मेदांता से है टाइप। देखिए अब देखते नहीं करेंगे। अरे मोबाइल आपके पास देख लीजिए ना, मेदांता से टाइप है आयुष्मान। हॉस्पिटल नहीं है ला, अब आप आगे और हॉस्पिटल जहाँ इलाज बढ़िया हो। क्या नहीं अभी आज आपके पास अगर 50 लाख रहेगा तो आप सीधे मेदांता जाएंगे, तब आप बेचू नहीं आएंगे। इतना भी करिएगा, मोदी जी को तोड़ कोई देश में है नहीं। क्या समझे? मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता। सीट भाजपा का आएगा इस बार, वो तो ये करेगा। हाँ, जितना है सीट उससे एक को कम नहीं आएगा। हाँ, 400 पार है तो 400 पार ही आएगा।